हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विभा खन्ना और आज हम पादप कोशिका के एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग अर्थात केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। जो केंद्रक है वो किसी भी यूकार्योटिक कोशिका का वह पार्ट है जो उसकी संपूर्ण क्रियाविधि गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एक तरह से उसका नियंत्रण केंद्र है। हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल है, कोशिका है, वो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो यह सारी कार्य, उसकी संरचना, उसके कार्य कौन नियंत्रित करता है, कैसे करता है, वह महत्वपूर्ण कोशिकांग है न्यूक्लियस या केंद्रक। इस केंद्रक के विभिन्न भाग होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि यह केंद्रक बाकी के साइटोप्लाज्म से एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर द्वारा सेपरेटेड रहता है। इसके अंदर एक जालिकाव्रत संरचना पाई जाती है जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, और एक डार्कली स्टेनिंग, जब हम इसको अभिरंजित करते हैं, स्टेन करते हैं, उस समय एक डार्कली स्टेनिंग, कुछ गहरा स्टेन लेने वाला अंश नजर आता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर यह जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके कंटिन्यूएशन में दिस कंटिन्यूटी बिटवीन दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, विशेषकर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आज हम इन विभिन्न संरचनाओं के बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस न्यूक्लियर एनवलप की जो इस कोशिकांग को बाकी कोशिका से विभक्त करता है। यह एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दो यूनिट मेम्ब्रेन्स हैं, और जैसा कि हमको ज्ञात है, यूनिट मेम्ब्रेन्स का मतलब है लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन्स। ये दोनों लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन में जो अंतर है इसकी संरचना में, वो अंतर आता है कि किस प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन्स का कार्य अलग अलग है, पृथक पृथक कार्य है इन दोनों मेम्ब्रेन्स का। जो आउटर मेम्ब्रेन है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यूएशन में होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। यह एक प्रोटीनेशियस परत है जो एक तरह से सुदृढ़ता प्रदान करती है, एक साइटोस्केलेटन प्रदान करती है, एक आधार प्रदान करती है। इस न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित संरचनाओं के लिए भी और इस डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए भी। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के मध्य में पेरीन्यूक्लियर स्पेस पाई जाती है। जो स्पेस पाई जाती है इसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये दोनों मेम्ब्रेन्स दे आर इंटरप्टेड बाय स्पेशल पोर्स, कुछ छिद्रों द्वारा इंटरप्टेड रहती हैं, और ये हैं हमारे न्यूक्लियर पोर्स। अर्थात न्यूक्लियर पोर्स के पास में ये जो इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपस में जुड़ी रहती हैं। तो दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। और फिर भी क्योंकि इन दोनों की कंपोजिशन विभिन्न विभिन्न है, अतः इनके
कार्य, ये किसको एक सरफेस प्रदान कर रही हैं अपने से जुड़ने के लिए, वो भी अलग अलग है। ये जो लैमिना है, लैमिना कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स का बना होता है जिनको हम लैमिन्स कहते हैं। ये 3 प्रकार के लैमिन्स पाए जाते हैं, ए, बी और सी। इनमें से लैमिन ए और सी मिलकर के ये फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर एक तरफ तो न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं और दूसरी तरफ ये एक आधार प्रदान करते हैं अंदर उपस्थित क्रोमैटिन नेटवर्क को, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं उनको, कि वो इससे जुड़ सकें। इन फिलामेंट्स को न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन के साथ सुदृढ़ता से जोड़े रखने का काम करते हैं हमारे लैमिन्स बी। तो इस प्रकार से न्यूक्लियर लैमिना एक सतत परत बनाता है इस बाइलेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म साइड, टुवर्ड्स द कार्योलिम्फ साइड। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अपने अंदर की मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म को बाहर के साइटोप्लाज्म से विभक्त करता है, उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है। ये जो बैरियर है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। सेलेक्टिवली परमिएबल जब हम कह रहे हैं का मतलब ये चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है इसमें। कुछ मॉलिक्यूल्स को इसके थ्रू पास होने की परमिशन है, दैट इज ओनली अ फ्यू सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, they are able to pass through this membrane structure और यह पास होते हैं through these nuclear pores। और जब हम बात कर रहे हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की, तो बट नेचुरल ये जो पोर्स हैं दे आर नॉट ओपन पोर्स, ये खुले हुए छिद्र नहीं है। इनमें कोई ऐसी संरचना पाई जाती है जिसके कारण इनमें चयनात्मकता का गुण होता है। तो जो ये न्यूक्लियर पोर्स हैं इनकी अपनी एक विशिष्ट संरचना है। ये विशिष्ट संरचना एक पोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। अगर हम इस पोर कॉम्प्लेक्स की संरचना, परासंरचना को देखें तो हम देखेंगे कि इसमें 3 रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बाहर का जो आपका स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्मिक एन्यूलाई या साइटोप्लाज्मिक रिंग, और जो ये अंदर की रिंग है ये है आपकी न्यूक्लियर एन्यूलाई या न्यूक्लियर रिंग। इसके अतिरिक्त इसमें ये कुछ स्पोक्स पाए जा रहे हैं, फिलामेंटस स्पोक्स, जिनको अपन कहते हैं सेंट्रल स्पोक्स या प्रोजेक्टिंग टिप्स। और ये तीसरा एक रिंग स्ट्रक्चर है जो एक प्लग या ग्रैन्यूल जैसा कार्य करता है इस पोर के बीच में। तो इस प्रकार से ये पोर कॉम्प्लेक्स के 3 भाग हुए। एक हुआ साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर एन्यूलाई, दूसरा ये फिलामेंटस स्पोक्स, और तीसरा आपका ये हो गया प्लग रीजन या सेंट्रल ग्रैन्यूल या आपका ये सेंट्रल ट्रांसपोर्टर रीजन। इनमें से जब हम सरफेस व्यू देखते हैं, इसकी सतह पर से देखते हैं, तो हम देखते हैं दे आर अ टोटल ऑफ 8 ग्रैन्यूल्स। इसकी 8 फोल्ड सिमेट्री है। इस 8 फोल्ड सिमेट्री वाले न्यूक्लियर पोर में 8 फिलामेंटस स्पोक्स हैं, 8 फिलामेंटस स्पोक्स हैं जो बाहर की तरफ इस तरह से फ्री रहते हैं, और ये अंदर एक्सटेंड होकर के जो न्यूक्लियर एन्यूलाई है उसमें एक
टोकरी जैसी संरचना बना लेते हैं। जो बीच का ट्रांसपोर्टर रीजन है, इसमें कोई ना कोई मैक्रोमोलिक्यूल अटका हुआ दिखता है। इट बेसिकली प्रोवाइड्स, इट इज अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, अर्थात ये विशिष्ट चयनित मैक्रोमोलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल तो इसमें से डिफ्यूज आउट हो सकते हैं, पर जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको किसको पास होना है किसको नहीं होने देना है उस चीज को नियंत्रित करता है ये बीच का आपका सेंट्रल ट्रांसपोर्टर ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर। किसी भी केंद्रक में इन न्यूक्लियर पोर्स की संख्या कितनी होगी यह निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की कोशिका है, उसकी मेटाबॉलिक फंक्शनल state क्या है। The more active a cell is, larger will be the number of nuclear pores, because इन्हीं पोर्स के माध्यम से जो बाहर का साइटोप्लाज्म है वो अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म से कम्युनिकेट करता है, और यह कम्युनिकेशन है जो किसी भी कोशिका के कार्यों के लिए, द फंक्शनिंग ऑफ एनी सेल is governed by the content, the genetic content, the nuclear material that is enclosed या present within this bilayered organelle that is the nucleus. तो जितना अधिक आवागमन की आवश्यकता है उतने ही अधिक इन न्यूक्लियोपोर्स की संख्या होगी। अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है, इस पोर कॉम्प्लेक्स में साइटोप्लाज्मिक एन्यूलाई हो गया, न्यूक्लियर एन्यूलाई हो गया, जो अंदर एक टोकरीनुमा संरचना बना रहे हैं, और बाहर दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साइटोसोलिक फिलामेंट्स, एंड दिस इज द सेंट्रल ट्रांसपोर्टर। So it is a basket-like structure that regulates the selective permeability of this nuclear membrane. अब तीसरी जो संरचना हमको किसी भी केंद्रक में बहुत प्रोमिनेंट रूप से नजर आती है वो है उसका न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। यह केंद्रिका कोई मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी कोई अपनी स्वतंत्र झिल्ली नहीं होती, पर इसकी जो स्टेनिंग है, इसकी जो सघनता है, उसके कारण यह किसी भी केंद्रक में अलग से नजर आती है। यह वास्तव में जो संरचना है यह क्रोमोसोम्स के उस अंश पे पाई जाती है जहां राइबोसोमल डीएनए का बाहुल्य होता है। वह राइबोसोमल डीएनए which is responsible for the synthesis of 5.8s, 18s and 28s राइबोसोमल RNAs। जो 5s राइबोसोमल RNA है वो क्रोमोसोम पे कहीं और किसी और पार्ट पे बनता है और उसको इस पार्ट पे दैट इज इन द न्यूक्लियोलस वो आ जाता है। ये जो न्यूक्लियोलस है ये बेसिकली कोशिका की राइबोसोम्स निर्मित करने की फैक्ट्री है। राइबोसोम्स जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, दे हैव गॉट न्यूक्लिक एसिड्स, राइबोसोमल आरएनएस और विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स। तो वो जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स हैं वो साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं। जो आरएनएस हैं उनमें से 3 प्रकार की सब यूनिट्स उसी क्रोमोसोम के अंश पे बन रही हैं जिसके आर पार यह न्यूक्लियोलस नजर आता है, और जो 5s आरएनए वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट में आ जाता है। देखा जाए तो संरचनात्मक रूप से अपन इसमें 3 भाग देख सकते हैं। सबसे अंदर का जो भाग है वो आपका फाइब्रिलर पार्ट है,
लेकिन वो इतना सघन नहीं है। उसके बाहर का जोन बहुत सघन तंतुमय, वेरी डेंस फाइब्रिलर रीजन है, और जो सबसे बाहर का पेरिफेरल पार्ट है, दैट इज द ग्रैन्युलर जोन। क्रियात्मक रूप से देखा जाए तो जो अंदर वाला भाग है वहां पे आरएनए का निर्माण हो रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब उसके बाहर वाले अंश में ये जो आरएनए है, दे आर बीइंग एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक प्रोटीन्स, वो राइबोसोम का फॉर्म ले रहे हैं। और बाहर के जो ग्रैन्युलर पार्ट है वहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स बन गई हैं, और यहाँ पे राइबोसोम्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोलस है वो किसी भी कोशिका की राइबोसोम निर्मित करने का साइट है। इट इज द राइबोसोम प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसके अतिरिक्त जो मेन चीज है, क्योंकि हम मेन चीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने जहाँ से बात शुरू करी थी, हमने बात शुरू करी थी कि जो केंद्रक है वह इकाई संरचना है, वह कोशिकांग है जो किसी भी कोशिका की संरचना और उसके क्रियाओं को, उसके कार्यों को कंट्रोल करता है, निर्धारित करता है। तो कैसे? इसलिए कि इसके अंदर विशिष्ट प्रकार की तंतुमय संरचना क्रोमैटिन पाई जाती है। क्रोमैटिन वास्तव में डीएनए और प्रोटीन्स का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, और हमको पता है कि डीएनए यूकारियोटिक सेल्स में इट इज़ द जेनेटिक मटीरियल, और इतना अधिक जेनेटिक मटेरियल इस छोटे से न्यूक्लियस में समाहित हो सके उसके लिए इसका कंडेंसेशन आवश्यक है। तो यह विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन से एसोसिएट होकर के, और यह अल्टीमेटली जब कोशिका विभाजन होता है उस समय क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है। अन्यथा नॉन डिवाइडिंग सेल में ये एक जालिका के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिसको कार्योलिम्फ भी कहते हैं। ये जो जालिका सदृश्य संरचना है, यानी क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये जो हमारी न्यूक्लियर लैमिना है उससे जुड़ी रहती है, और ये न्यूक्लियर लैमिना इसको एक आधार प्रदान करती है जिससे यह अपना रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये वाले कार्य सहजता से संपन्न कर सके। तो यही वो डीएनए है जो आरएनए बना करके क्रियात्मक इकाई के रूप में कंट्रोल करता है और रेप्लिकेट करके और अगली जनरेशन में कैरी ओवर होता है। इसके बारे में हम अभी अगले वीडियोस में भी बात करेंगे। एक बात और, वो है जो अभी हमने बात की कार्योलिम्फ की। जो न्यूक्लियोप्लाज्म या कार्योलिम्फ है, it is basically the matrix, and it is very rich in both type of nucleic acids, that is DNAs and RNAs। विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं, और उन सबके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत से एंजाइम्स, प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, क्योंकि इन सब एंजाइम्स और प्रोटीन्स की आवश्यकता है इस न्यूक्लियस के जितने कार्य हैं उनको संपन्न करने में, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के लिए, अपने राइबोसोमल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यह सभी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूक्लियर पोर के माध्यम से साइटोप्लाज्म में जाते हैं
और किसी भी कोशिका की संरचना या विभिन्न कार्यविधियों को निर्धारित करते हैं, गवर्न करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो एक केंद्रक है, यह आपका it is the focal point of any eukaryotic cell which is the functional and structural unit of any organism. Thank you.